नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका टीएसटी पीएचटी पीआरटी वाला, तो आपके एग्जामों के लिए आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको करेंगे और इसके बाद आपका जो अन्य सब्जेक्ट है उसको हम करेंगे। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्टैट के नाम से आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप अन्य वीडियो जो है देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस पर भी हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। इन सभी का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जा फ्री ऑफ कॉस्ट इसे ज्वाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाए यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है, तो ये अनुच्छेद कौन सा था? 26, 15, 45 या फिर 21A। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 4 वाला, जिसमें अनुच्छेद 21A दिया गया है। तो वर्ष 2002 में जो ये 86वां जो संशोधन हुआ था, इनके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 का को जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को नागरिकों का एक मूल अधिकार बना दिया गया था। तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेस्मर ने व्यक्ति को इनमें से किस प्रकार के वर्ग में वर्गीकृत किया है? कृषकाय मतलब दुर्लभ में, सुडोलकाय, गोलकाय या फिर इन सभी में? तो क्रेस्मर ने किन में वर्गीकृत किया था? और इनके अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सभी के सभी इसमें माने गए थे। तो ये जो क्रेस्मर जो थे इन्होंने 3 जो मुख्य प्रकार जो थे इसमें वर्गीकृत किया था। तो पहला जो था इसमें अस्थिक लेप्टोसोमिक था, जिसमें पतले, छोटे और कमज़ोर व्यक्ति थे। दूसरा जो है एथलेटिक वर्ग था, जिसमें पेशी, बड़े अस्थिर वाले व्यक्ति थे। और तीसरा था पिएनाइक, जिसमें सब्जी और वसा आती थी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 3 जो वर्ग है इसमें बांटा गया था। इसके बाद है टीईटी। इसका उद्देश्य किसका मापन करना था? बुद्धि का, अभिक्षमता, विवृत्ति या मूल्य का? तो टीईटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य है जो ऑप्शन 2 में दिया गया है, अर्थात जो अभिक्षमता है इसको मापना, जिसका मतलब यहाँ पर लिया गया है किसी विशेष विषय या क्षेत्र में ज्ञान, अभिरुचि, कौशलता इत्यादि विकसित करने की क्षमता होती है। यह किसी विषय में ज्ञान हासिल करने की अंतः शक्ति है और इससे शिक्षक छात्र की अभिक्षमता को भी आसानी से समझता है। इसके बाद है संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर सृजनात्मकता की? तो संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? और ये करता है स्मृति की, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में आया है। मेमोरी समेकन प्रक्रियाओं का एक वर्ग है जो प्रारंभिक अधिग्रहण के बाद मेमोरी ट्रेंच को स्थिर करता है। समेकन को सिनाप्टिक समेकन में भी अलग किया जाता है, जो देर के चरण दीर्घकालिक समाधान का पर्याय बन गया है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतःदर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या फिर प्रायोगिक कारण? तो कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि यहाँ पर मानी गई है? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है कौन सी है? तो ये अंतर्दर्शन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ अर्थात जिसे कह देते हैं आत्मनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन आत्मनिरीक्षण विधि को माना गया है। और इस विधि में व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं आत्मगत होती है और आत्मगत होने के कारण आत्मनिरीक्षण या फिर अंतर्दर्शन विधि अधिक उपयोगी होती है। और ये जो लोग थे इनके अनुसार मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण अंतःदर्शन कहलाता है। तो इन्होंने जो है ये इस पर व्याख्या दी थी। ये कह सकते हैं कि जो लोग जो है उनका कहना था, ये कथन था, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण अंतःदर्शन कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है, अल्बर्ट बंडोरा का संबंध है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारवादी, समज्ञानात्मक या
मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत से। तो अल्बर्ट बंडूरा ने सिद्धांत दिया था। तो इनका जो सिद्धांत था ये कौन सा था? और इन्होंने सिद्धांत दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है। वह सामाजिक शिक्षा सिद्धांत आत्म प्रभाविकारिता और उनकी प्रसिद्ध बोबोडोल प्रयोगों की अवधारणा के लिए सबसे प्रसिद्ध है। इसलिए इनका सामाजिक शिक्षा सिद्धांत अवलोकन, अनुकरण और मॉडलिंग के महत्व पर बल देता है। तो ये बेबीडोल जो प्रयोग जो था ये इनका जो माना गया है। इसके बाद है अधिगम वक्र में जो पठार बनेगा ये परिपक्वता के कारण होता है, थकान, अभिप्रेरणा, अभिरुचि के कारण। तो अधिगम वक्र में पठार बनता है। तो इसमें जो है ऑप्शन 3 को माना गया था, थकान के कारण। जब अधिगम करते समय हम ऐसी स्थिति में आ जाएं कि हमारी सीखने की क्रिया क्युंती बिल्कुल रुक जाती है, तो इस स्थिति को अधिगम में पठार कहते हैं। रोज के अनुसार अधिगम मतलब सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है और इससे उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। इसलिए दिए गए विकल्पों में से थकान के कारण अधिगम वक्र में पठार बनता है। नेक्स्ट आ जाता है दर्पण चित्तर परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति को, सृजनात्मकता, अधिगम अंतरण या फिर अभिरुचि। तो दर्पण चित्तर परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये जो है यहाँ पर जो अधिगम अंतरण है इसको माना गया है, जो अधिगम की प्रक्रिया को मुट्ठी से संबंधित होता है, फिर व्यक्तित्व के क्षेत्र में बढ़ाया जाता है। इसलिए इस परीक्षण का उपयोग हम अधिगम अंतरण, समन्वय तथा तंत्रिका, मनोविज्ञान की क्षति आदि में करते हैं। तो ये जो दर्पण चित्तर परीक्षण जो है इसको एक मनोवैज्ञानिक तकनीक जो है इसके रूप में प्रयोग किया जाता है, जो अधिगम की प्रक्रिया को मुट्ठी से संबंधित होती है। इसके बाद है क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके मापने में प्रयुक्त होता है? बुद्धि या विक्षमता, व्यक्तित्व या अभिरुचि में। क्लाउड पिक्चर टेस्ट, तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये व्यक्तित्व से माना गया है। इसमें तनाव, प्रदर्शन परीक्षण, कार्यात्मक परीक्षण आदि के मापन के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। इसके बाद है इनमें से शेष से भिन्न है TAT, 16 PF, ड्रा ए मैन परीक्षण या रेवन का परीक्षण। अब इनमें से एक अलग है। अब अलग कौन सा है? यहाँ पर जो ऑप्शन 3 में आया है तो यह है रेवन का परीक्षण, क्योंकि इसका जो संबंध जो है ये शिक्षण में वर्बल व नॉन वर्बल अधिमयूर को मापने के लिए किया जाता है, जबकि अन्य 3 जो है इनका संबंध ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण से माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें माध्यिका बतानी है। तो माध्यिका क्या है इसमें? तो माध्यिका जो है ऑप्शन जो 4 में है यहाँ पर 10 ये जो इनका बीच का है ये 9.5, तो इसको जो है यहाँ पर इसमें माना गया है 9 प्लस में 10 बटे में 2। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सोच या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ये दिया था यहाँ पर थॉर्नडाइक, हिंगार्टी, गैस्टोलेट जो मनोवैज्ञानिक थे या फिर स्किनर। सोच या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और यह दिया गया था गैस्टोलेटवादियों के द्वारा। सीखने का पूर्ण और सबसे व्यवस्थित उपचार कोफा जो है इन्होंने गैस्टोलेट मनोविज्ञान के सिद्धांत 1935 में पाया था, और इसमें इन्होंने सुझाव दिया था कि सीखने की स्थिति एक समस्या की स्थिति है और शिक्षार्थी को समस्या को पूरी तरह से देखना चाहिए और अंतर्दृष्टि में इसका समाधान संभव है। नेक्स्ट आ जाता है मैकडूगल। इनके अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध है संज्ञान, संवेग, संवेदना या फिर चिंतन से। तो जो विलियम मैकडूगल इनके अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। तो ये संवेग को माना गया है जो 14 होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना। संवेदना प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या कल्पना कहलाता है।
तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? तो यहाँ पर जो फार्मूला दिया गया था बुद्धिलब्धि निकालने का, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। तो कितनी होगी? 8/5 और गुणा में 100, तो कितनी हो जाएगी? 160। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा बुद्धिलब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धिलब्धि स्तर कहलाता है? तो मंद बुद्धि वाले यहाँ पर बताने हैं जिनका स्तर होता है, जैसे ये 100 वाले जो होते हैं, 99, 100 वाले, 100, 110, तो सामान्य बुद्धि में ही गिने जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये 35 और इससे कम वाले जो हैं ये आते हैं इस श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहेगा यहाँ पर रोसार्क इंक ब्लास्ट टेस्ट, रोसा सही दबा परीक्षण, आपने नाम भी सुना होगा। तो इस टेस्ट का प्रयोग किसके मापने हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, अभिरुचि, बुद्धि या क्षमता के मापने के लिए। तो इसका जो प्रयोग है ये व्यक्तित्व को मापने के लिए किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण माना गया है जिसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषताओं और भावनात्मक कार्यविधि की जांच की जाती है। इस परीक्षण का नाम स्विस मनोवैज्ञानिक हरमन रोसार्क के नाम पर रखा गया था। इसके बाद है इनमें से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व या सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। तो विस्मृति का कारण नहीं है जो ऑप्शन 2 में आए हैं, अर्थात स्मरण करने की इच्छा। नेक्स्ट आ जाता है वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है। तो इसे सांख्यिकी, ज्यामिति, गणित या संभाव्यता क्या कहा जाएगा? तो वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन 1 से हो जाएगा। आधार जो सांख्यिकी है इससे इसका संबंध माना गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है जो पिछड़े बच्चे हैं इनके लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? गॉर्डन, बर्टहोल, सोनेल या सिरिल बर्ट ने। तो पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा, तो इसका जो संबंध है ये सिरिल बर्ट से है। इन्होंने जो पिछड़े बच्चे जो थे इनके लिए शैक्षिक उपलब्धि को संख्या के रूप में निर्धारित किया था। इसके बाद है इनमें से एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है। अब एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न कौन सा है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन 4 को माना गया है, तो जिसमें जो अभिक्षमता है ये आ जाती है, क्योंकि परीक्षण में विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता इन पर ध्यान दिया जाता है, जबकि अभिक्षमता क्या है कि ये कौशल है। इसके बाद है कौन सा यहाँ पर बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का, बहुतत्व का या प्रत्यगमन का। तो बुद्धि का एक सिद्धांत नहीं है यहाँ पर, और जो ऑप्शन 3 में दिया गया है प्रत्यगमन का सिद्धांत। अब ये जैसे एक तत्व का सिद्धांत है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। बी ने जो है इन्होंने दिया था एक तत्व का सिद्धांत ही। नेक्स्ट आ जाता है कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रीनल, लार, पीयूष या थायराइड ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ पर नहीं है, और जो ये ऑप्शन 3 में आई है अर्थात लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो होती है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं मानी गई है। यह एक्सोक्राइन ग्रंथियों, नलिकाओं के साथ जुड़ी ग्रंथि है जो लार पैदा करती है और कई घटकों से मिलकर बनती है। और इसमें इमेल्स एक पाचक एंजाइम होता है जो स्टार्च को मोल्थेस और ग्लूकोज में विभाजित करता है। इसके बाद है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो दूसरी अवस्था है ये कौन सी है? जीन पियाजे ने
विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहले इंद्रियजनित गामक अवस्था थी, दूसरी पुरोष्य क्रियात्मक, तीसरी मूर्त और चौथी अमूर्त या फिर औपचारिक अवस्था। तो यहाँ पर द्वितीय जो है दूसरे नंबर की बतानी थी। अब दूसरे नंबर की आप इसमें देख सकते हैं, यह है दूसरे नंबर की पुरोष्य क्रियात्मक अवस्था, और जो 2 से 7 साल की मानी गई है, 2 से 7 साल की। इसमें जो प्रतीकात्मक जो विचार है वो विकसित हो जाते हैं और बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। इसके बाद है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। शरीर के जो विकास उसको प्रभावित करने वाला वंशक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या फिर ये सभी। तो शारीरिक जो विकास है इन सभी से ही प्रभावित होता है। परिवार कैसा है, उनका जो पड़ोस है वो कैसा है, और ये सभी वातावरण जो है इसका एक बच्चे के ऊपर सारा प्रभाव पड़ता है। जैसे वातावरण में बच्चा रहेगा वैसे ही काम सीखेगा, और यही मित्र मंडली का भी काम है। जैसे ही मित्रों की संगति में रहेगा वैसा ही बनेगा। इसके बाद है बुद्धि लब्धि की गणना का जो सही सूत्र है ये कौन सा था। जैसे कि अभी हमने बात ही की थी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। इसके बाद आ जाता है चिंतनशील सोच की चर्चा। ये किसने की थी, डेवी, वुडवर्थ, रॉस या ड्रेवर ने। तो चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की थी, और ये की गई थी जो जॉन डीवी है इनके द्वारा। ये जो चिंतनशील सोच जो इसका विचार आया था 1910 में, जॉन डीवी ने किया था इस पर चर्चा। और इनका मानना था कि सीखने से उस डिग्री में सुधार होता है जो प्रतिबिंब की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आ जाता है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा एक शामिल नहीं है। अवलोकन, सामान्यीकरण, प्रयोग या फिर कल्पना। तो आगमनात्मक तर्क में शामिल नहीं है, जो ऑप्शन 4 में आया है कल्पना। इसमें अवलोकन, चिंतन और चिंतन के विभिन्न रूप अथवा प्रकार इनको शामिल किया जाता है, और ये लक्ष्योन्मुखी सोच की ओर बढ़ाने को प्रेरित करता है अथवा उस स्तर की सोच को इंगित करता है। नेक्स्ट आ जाता है सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना। विस्मरण, धारण, स्मरण या चिंतन क्या कहलाता है। तो सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना तो क्या कहा जाता है, विस्मरण, जिसे कह देते हैं कि मैं तो भूल गया हूँ, तो वही है। इसके बाद है मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मनुष्य, बिल्ली, चूहे सभी प्राणियों में, और यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, यह केवल फिर कलाकारों में। तो मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता है जो पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है, यह पाई जाती है सभी प्राणियों में, और यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर बाल विकास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हम यहाँ पर जो काल है, टेंस होते हैं जैसे इंग्लिश में, तो इनसे जो संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं तो उनको अब हम यहाँ पर करेंगे। तो जिसमें जो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आया है, आप गाएं तो मैं नाचूं। तो इस वाक्य में किस काल का बोध हुआ है, यह हमें किसके बारे में बतला रहा है। आप गाएं तो मैं नाचूं, हेतु हदमत भविष्यत, हेतु हेतुमद, अपूर्ण या फिर सामान्य वर्तमान। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला माना गया है। तो हेतु हेतुमद भूतकाल इसमें माना गया है। जब भविष्य काल में एक क्रिया के पूर्ण होने पर दूसरी क्रिया आश्रित हो तो उसे हम हेतु हेतुमद भविष्यत काल कहेंगे। आप गाएं तो मैं नाचूं, एक काम होने के बाद दूसरा काम हो, तो वहाँ पर हेतु हेतुमद भविष्यत काल होगा। नेक्स्ट आ जाता है शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास हो। अपूर्ण वर्तमान, सामान्य, सामान्यभूत या संभाव्य।
अब यहाँ पर देखें तो संभावना की जा रही है कि शायद जो मुख्यमंत्री है ये कल शपथ ले लें। अभी हाल ही में हरियाणा में नए मुख्यमंत्री बने हैं, थे तो पहले वाले ही, लेकिन दोबारा से शपथ ग्रहण लेंगे क्योंकि इलेक्शन हुए थे उसमें जीत कर आए हैं। तो शायद वे कल जो है यहाँ पर दोबारा से मुख्यमंत्री की शपथ लें। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये क्या है, संभावना जता रहे हैं। तो संभावना वाला जो है यहाँ पर वाक्य है ये माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है पक्षी उड़ रहे हैं। वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? पक्षी उड़ रहे हैं, अपूर्ण, संदिग्ध, सामान्य या फिर कोई सा भी नहीं। पक्षी उड़ रहे हैं। अब इसमें देखें तो ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अर्थात अब भी जारी है, तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सामान्य वर्तमान काल का एक उदाहरण है यहाँ पर। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सीता बाजार जाती होगी, वह कलकत्ता जाता है, वर्षा हो रही थी। अब इसमें अगर हम देखें तो आप एकदम से पहचान जाओगे क्योंकि पढ़ा भूतकाल में चला गया, होगी भविष्य में, वर्षा हो रही थी ये भी जब बाद की बात है, भूतकाल में चली गई बात। तो इसमें देखें तो वह कलकत्ता जाता है, तो यही जा यहाँ पर सामान्य की बात हो रही है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए उसे कहेंगे हम सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट आ जाता है लता गीत गा रही थी। इनमें से ये उदाहरण है। गीत गा रही थी, पूर्व भूत का, संदिग्ध, अपूर्ण या सामान्य भूत का। अब किसका उदाहरण है यहाँ पर? लता गीत गा रही थी। तो यहाँ पर जो है ये अपूर्ण का है, मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, चला है। जैसे इंग्लिश होती है उसमें आईएनजी हम प्रयोग करते हैं कंटिन्यू वाले टेंस के लिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर काम समाप्त नहीं हुआ है, अपूर्ण भूत जो यहाँ पर ये माना गया है। तो जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता न चले उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। नेक्स्ट है वर्तमान काल के भेद हैं। अब कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं? वर्तमान काल जो है इसके 5 भेद होते हैं, जिसमें सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तो ये 5 हैं इसके। नेक्स्ट है आप पढ़े तो मैं लिखूँ। अब इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य, हेतु हेतुमद, हेतु हेतुमद भूत या फिर अपूर्ण वर्तमान। आप पढ़े तो मैं लिखूँ। तो जैसे कि हमने पहले भी किया था, शुरू में ही आया था ये, एक काम होने पर जब दूसरा काम होगा तो वहाँ पर हेतुमद होगा और साथ में ये भविष्य वाला। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से जो वर्तमान काल है इसका एक भेद नहीं है, तत्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध या हेतु हेतुमद वर्तमान। अब हमने 5 पढ़े थे अभी, तो यहाँ पर इसमें नहीं है हेतु हेतुमद वर्तमान वाला। सामान्य वर्तमान होता है, तत्कालिक होता है, पूर्ण होता है, संदिग्ध होता है और संभाव्य होता है, तो ये नहीं है इसमें। इसके बाद है देखा गया हो। ये कौन से काल में आएगा? देखा गया हो, संदिग्ध वर्तमान, भूत, संभाव्य या संभाव्य भूत। देखा गया हो, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हो, देखा गया हो। अब जब भूतकाल की बात हो गई है और वह भी यहाँ पर संभावना वाली है, क्या आप तो उसने देख लिया हो, इस प्रकार से। तो जिस क्रिया से भूत का समय की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो तो उसे हम संभाव्य भूतकाल की श्रेणी में रखेंगे। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों में जो 4 विकल्प हैं, दिए गए वाक्य का सही काल या फिर विकल्प बताइए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। संदिग्ध भूतकाल है, हेतु हेतुमद भूतकाल है, सामान्य है या आसन भूतकाल है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी
न छोड़ती। तो यहाँ पर जो इसको माना गया है हेतु हेतु मद भूतकाल वाला, क्योंकि गाड़ी क्या है वो छूट चुकी है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुँचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। तो ये भूतकाल जो उसकी बात यहाँ पर बता रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से यह हमें ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, तो हेतु हेतु मत जो भूतकाल है उसकी श्रेणी में ही उसे हम रखेंगे। इसके बाद है कौन सा, यहाँ पर काल का एक भेद नहीं है, आदि भविष्य भूत या वर्तमान। तो ये जो आदि काल है। नेक्स्ट है, इनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, वाक्य का सही काल यहाँ पर आपने बताना है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। अपूर्ण, पूर्ण, आसन या संदिग्ध। तो दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो अपूर्ण भूतकाल जो उसकी श्रेणी में ये माना गया है, क्योंकि दीपा जो है पानी दे रही थी, अब ना तो दे लिया ना दे रही, तो मतलब चल रहा है काम, अपूर्ण है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर 4 विकल्प हैं, सही बताना है जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। अभ्यास घोतक, नित्य घोतक, प्रगति या पूर्ण घोतक पक्ष है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी तक तो हमें पूर्ण अपूर्ण इस प्रकार के क्वेश्चन मिल रहे थे। अब बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन है यहाँ पर। दीपा लगातार पढ़ाई कर रही थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। तो इसको जो यहाँ पर इसमें माना गया है, ये अभ्यास घोतक पक्ष की श्रेणी में माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा वाक्य है वर्तमान काल का है। मोहन पढ़ता है, पढ़ रही थी, सो रही थी, मोहन गया, वह जाएगा। तो आसानी से आप पता लगा सकते हैं, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा वाक्य है पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। वे गए, आए थे, खा रहे थे, सोकर उठे हैं। अब इसमें जो है पूर्ण जो भूतकाल है पास्ट टेंस, तो इसका जो उदाहरण है आसानी से आप पता भी लगा सकते हैं कि वे आए थे। आए थे मतलब चले गए हैं, आए थे चले गए, भूतकाल की बात हो चुकी है। और काम जाए कंप्लीट भी हो गया है, क्योंकि ना तो जा रहे हैं ना आएंगे, वे चले गए हैं, आए थे। इसके बाद है भूतकाल का उदाहरण, मैं जाता हूँ, राम घर गया था, आ रहा है, पढ़ेगा। और वैसे भी आप या गागेगी वाले जो है इनसे भी पहचान कर सकते हैं, या मतलब ये था, थी, थे, इस प्रकार वाले जो हैं ये गागेगी वाले भविष्य में आते हैं, है ये वाले वर्तमान में। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को बताइए। गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी, माँ बच्चों को पढ़ा रही है। तो भविष्य की बात है, अभी हमने पढ़ा ही था, इसमें ये गागेगी होंगे तो वो भविष्य की बात होगी। था, थे, थी, थू, ये वाले भूतकाल के। नेक्स्ट आ जाता है, अब कौन सा वाक्य यहाँ पर आसन भूतकाल का है। तू आता तो मैं जाता, मोहन आया, सीता गई, वह आया था, मैंने आम खाया है। अब आसन भूतकाल है, आसन भूतकाल की बात करें तो ऑप्शन डी वाला है, मैंने आम खाया है। तो यही है आसन भूतकाल, जिसमें क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। मैंने आम खाया है मतलब अभी खाया है, खा लिया लेकिन अभी खाया है। तो यह है आसन भूतकाल में, जो अभी निकट की ही बात हो, मतलब ताज़ा ताज़ा कह सकते हैं आप एक तरीके से। इसके बाद है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो, अब ये संदिग्ध, वर्तमान, संभाव्य, तत्कालिक या सामान्य, कौन से काल की बात हो रही है। वह आई हो तो इसमें अगर हम देखें तो संभावना यहाँ पर बतलाई गई है कि वह आई तो उसे चिट्ठी दे देना, या
शायद कल बारिश हो तो हम या भरपूर पेड़ पौधों को पानी दें या पानी पिए या वाटर लेवल ऊपर आ जाए, तो इस प्रकार से जहाँ पर ये संभावना होगी। नेक्स्ट आ जाता है नियमन में वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, जाता है, खेल रहा था। तो वर्तमान काल जो है इसका बताना है। अब वर्तमान काल की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन जो है इसमें रहेगा सी वाला, वह जाता है, क्योंकि पढ़ा था पास्ट में चली गई बात, भूतकाल में, पढ़ेगा भविष्य में, और खेल रहा था जो कंटिन्यू वाली है बात, खेल रहा था। नेक्स्ट आ जाता है वाक्य में से अपूर्ण भूतकाल को बताइए। अपूर्ण मतलब जो कंटिन्यू वाला होता है, काम चल रहा होता है। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। तो अपूर्ण की बात है, काम या कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा था। तो जो ऑप्शन 1 में आया है यहाँ पर रामू खाना खा रहा था, क्योंकि खा रहा था, अब ना तो खा लिया ना खाएगा, काम चल रहा है, तो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अपूर्ण भूतकाल की श्रेणी में आएगा। माँ खाना बना चुकी है मतलब काम कंप्लीट कर लिया, तो पूर्ण वर्तमान की श्रेणी में आएगा। इसके बाद है वह खा रहा था में खा रहा था काल कौन सा है? पूर्ण, संदिग्ध, अपूर्ण या सामान्य? खा रहा था अभी हमने पढ़ा ही था ये, तो काम कंप्लीट नहीं हुआ है मतलब काम चल रहा है। नेक्स्ट आ जाता है किस वाक्य में भविष्य काल है? प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो गागेगी अभी हमने बात ही की थी, तो एकदम से आप पहचान भी जाओगे, तो ऑप्शन ए वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है राम खाता होगा। राम खाता होगा यहाँ पर संदिग्ध है, वर्तमान में, भविष्य में, भूत में या फिर सामान्य भविष्य में। राम खाता होगा, अब यहाँ पर जो है इसमें क्या है, ये संदिग्धता है कि ये पता नहीं वो खा रहा है ना खा रहा है। राम खाता होगा क्योंकि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान क्रिया के होने या करने पर संदेह प्रकट किया जाए तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल की श्रेणी में रखेंगे। और ऐसे वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। गाड़ी आती होगी, नेहा पत्थर लिखती होगी, बच्चा रोता होगा, तो ऐसे। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वाक्य है संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? संदिग्ध का पढ़ा होगा, शायद पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है ऑप्शन ए वाला, पढ़ा होगा। नेक्स्ट है आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस वाक्य में जो कल है सर्वनाम है, काल है, नामपद है या अवयव है। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये जो है यहाँ पर समय के बारे में बतला रहा है, अवधि जो होती है। यहाँ पर चाहे अवधि लिखा हुआ आ जाए, अवधि बात एक ही है क्योंकि इसे कह देते हैं समय। इसके बाद है जोड़कर बताइए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के उदाहरण। तो जैसे भूतकाल का जो है यहाँ पर मैंने पढ़ना शुरू किया था, वर्तमान की बात है मैं पढ़ता हूँ, और भविष्य में शायद मैं कल पढ़ूंगा। इस प्रकार से बन जाएगा। इसके बाद जाता है लड़की जाती है। यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है। अब लड़की जाति को जब हम अपूर्ण भूतकाल में बनाएंगे तो क्या बनेगा? जा रही थी, गई थी या जाएगी। अपूर्ण में काम कंप्लीट नहीं हुआ है और भूतकाल में बनाना है, तो इसमें जो बनेगा लड़की जा रही थी। नेक्स्ट आ जाता है मैं जाता हूँ। यह कौन सा काल है? वर्तमान, भूत, भविष्य, सामान्य। मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन ए वाला, अर्थात वर्तमान। नेक्स्ट है मैं तस्वीर देखता हूँ। यह वाक्य भूतकाल में, मैं तस्वीर देखूंगा, देख रहा हूँ, देखी या देखूँ,
तो भूतकाल में जब हम इसे बनाएंगे, मैं तस्वीर देखता हूँ, तो क्या बनेगा, तो इसका हो जाएगा मैंने तस्वीर देखी। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। सामान्य भूतकाल, आसन, पूर्ण या अपूर्ण। तो कौन सा काल बताता है जो क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, तो वो बताएगा आसन भूतकाल। नेक्स्ट है व्याकरण में काल का मतलब अंत, पीड़ा, समय या मृत्यु से है। तो काल, वैसे तो काल उसको भी कह देते हैं कि तेरा काल आया है, लेकिन यहाँ पर व्याकरण जो है हिंदी में जो काल है इसका मतलब समय से लिया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।